हाँ सर, नमस्कार साथियों। आप सभी को शिवजी राम बलौदा का स्नेहिल प्रणाम एवं नमस्कार। साथियों, न केवल राजस्थान बल्कि बात करें संपूर्ण भारतवर्ष की, और भारतवर्ष में यदि वीरता, देशाभिमान और सच्चाई के पर्यायवाची गिने जाए तो इनके पर्यायवाची के रूप में हम जिस व्यक्ति का नाम पाते हैं उनका नाम है महाराणा प्रताप। बात करेंगे आज इनके शासक बनने से पहले के कार्यकाल की, तो वो 1540 से 1572 ईस्वी था। 1572 ईस्वी में शासक चुने जाते हैं। बात करते हैं इनके परिवार की, तो इनका जन्म रविवार 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। बात करें इनके पिता की, तो इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था और उदय सिंह के ये ज्येष्ठ पुत्र थे, सबसे बड़े लड़के यही थे। इनकी माता का नाम जयंता बाई या जयवंता बाई था और ये पाली के अखिराज सोनगरा की पुत्री थी। इनका जन्म स्थल है जूनी कचहरी, बादल महल, कुंभलगढ़, यानी कुंभलगढ़ के बादल महल के जूनी कचहरी में इनका जन्म हुआ था। पहाड़ी प्रदेश में अपने पिता के साथ इन्होंने काफी जीवन, अपना बचपन बिताया था और बचपन में पहाड़ी प्रदेश के लोग इनको कीका नाम से बुलाते थे और आज भी वहाँ छोटे बालक को कीका कहा जाता है। भाइयों की बात करें तो प्रमुख रूप से इनके भाइयों की बात होगी शक्ति सिंह और सगर। इन दोनों की बात इनके इसी अध्याय में होगी। इनके प्रिय घोड़े का नाम चेतक था, जैसा कि हम सबको विदित है। एक ऐतिहासिक ग्रंथ वीर विनोद, जिसके लेखक है श्यामल दास, उसमें इनकी प्रमुख रानियां और उनके बच्चों की वंशावली दी गई है। तो इनकी प्रमुख पटरानी थी अजबदे पंवार और उनसे इनको अमर सिंह और भगवान नामक लड़के पैदा हुए। दूसरी पत्नी पूर्वबाई सोलंकी, सहसा और गोपाल नामक पुत्र। चंपाबाई झाली, इनसे इनको कचरा, सांवल और दुर्जन नामक पुत्र उत्पन्न हुए। जसोदाबाई चौहान, इनकी एक अन्य पत्नी थी, उनसे इनको कल्याणदास नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। फूलबाई राठौड़, जो कि राव चंद्रसेन के भाई राम की पुत्री थी, वो भी इनकी पत्नी थी, उनसे इनको चांदा और सेका। साहमती हाड़ी, इनके अन्य पत्नी, जिनसे इनको पूरा नामक बेटा पैदा हुआ। आशाबाई खींचन, उनसे इनको हाथी और राम सिंह नामक पुत्र उत्पन्न हुए। आलमदे चौहान से जसवंत सिंह, रत्नावती परमार से माना, अमराबाई राठौड़ से नाथा और लखाबाई राठौड़ से रायभाण नामक पुत्र इनको उत्पन्न हुए। तो जैसा मैंने बताया, ये सभी जानकारियां वीर विनोद में लिखी हुई है। इसके अलावा साथियों एक नोट लिखा हुआ है, देखते हैं। देवीदान भाट की एक बई है, उसमें इनकी 16 पत्नियां, 17 लड़के और 5 पुत्रियों की जानकारी है। डॉक्टर गौरीशंकर हिरान ओझा कहते हैं कि इनकी 11 पत्नियां और 17 लड़के थे। तो आप सबको ये चित्र दिख रहा होगा ऊपर, ये मैंने अपने हाथों से बनाया साथियों, और मैं छोटा मोटा चित्रकार हूं। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये है चेतक, ये उस पर महाराणा प्रताप विराजमान है। हाथ में आप भाला देख रहे हैं। तो यही आज के अध्ययन का प्रारंभिक बिंदु भी यही है और यहीं से शुरुआत करेंगे अपन। तो सबसे पहले बात करेंगे कि प्रारंभिक कठिनाइयों से राज तिलक प्राप्ति तक, यानी कि अपने राजा बनने से पहले की पूरी जानकारी इस भाग में आज हम आपको देंगे कि महाराणा प्रताप राजा बनने से पहले किन कठिनाइयों से, किन हालातों से होकर गुजरे थे। तो साथियों देखो, शुरू करते हैं। हाँ, दिख रहा होगा, प्रारंभिक कठिनाइयों से राज तिलक प्राप्ति तक। इसको मैं 2 भागों में बांटकर आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। पहला भाग है उदय सिंह के काल में भूमिका, यानी इनके पिता जो उदय सिंह थे उस काल में इनकी भूमिका का वर्णन हम इस भाग में करने जा रहे हैं। तो उदय सिंह काल में भूमिका, तो देखो इस काल में महाराणा प्रताप की ये भूमिका थी कि ये राजकुमार थे, तो 2 सबसे बड़े निर्णयों में इनका हाथ था। देखो नीचे एरो करके 2 निर्णय दिख रहे होंगे आपको। इन दोनों निर्णयों में बात करेंगे पहले निर्णय की,
तो पहला देखो, एक विचारित निर्णय की बात हो रही है। पहले से ही विचारित निर्णय राजधानी परिवर्तन, जो कि इनके पिताजी उदय सिंह ने किया था, उदयपुर को राजधानी बनाई थी चित्तौड़ की जगह। तो उदयपुर का चयन अंतिम रूप से कब हुआ था? वो मार्च 1559 में हुआ। और ये एक ऐसा अवसर आया कि अमर सिंह है ना, उसका जन्म हुआ था, यानी महाराणा प्रताप के बेटा पैदा हुआ था 1559 में। और उस समय उदय सिंह बड़े प्रसन्न हुए दादा बनने की खुशी में, और उन्होंने एक आखेट अभियान किया था, यानी शिकार पर निकले थे, और उस दौरान ही उन्होंने राजधानी परिवर्तन का निर्णय लिया था। तो इसमें महाराणा प्रताप की भी बड़ी भूमिका थी भाई। दूसरा निर्णय जो कि आप देखना, अकबर के 1567 ईस्वी के आक्रमण के दौरान जब उदय सिंह चित्तौड़ को छोड़कर उदयपुर की रक्षा के लिए आए थे, तो उस निर्णय में भी महाराणा प्रताप का बड़ा हाथ था। तो केवल महाराणा प्रताप को उदय सिंह को कायर करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि उस निर्णय में प्रताप का भी पूरा सहयोग था अपने पिता को। तो एक नोट लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा कि दोनों निर्णयों के समय प्रताप भी मौजूद थे। यानी ये जो दोनों निर्णय महाराणा उदय सिंह के कार्यकाल में लिए गए थे, लेकिन दोनों ही निर्णय के समय महाराणा प्रताप भी मौजूद थे। और इसलिए केवल उदय सिंह को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए, केवल उदय सिंह को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। संपूर्ण बात करें तो विवरण ऐसा है कि महाराणा प्रताप का भी इन निर्णयों में पूर्ण रूप से हाथ था। तो ये तो थी उदय सिंह के काल की इनके बारे में जानकारी। और अब बात करेंगे इन देशाभिमानी महाराणा के बारे में आगे, कि उदय सिंह की मृत्यु से लेकर राज तिलक प्राप्ति तक। यानी उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है 1572 ईस्वी में, और 1572 में ये राजा बनते हैं। तो उस समय के दौरान की बात करेंगे। तो देखो भाई, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ज्येष्ठ पुत्र को अनदेखा करके, यानी महाराणा प्रताप को अनदेखा करके अपनी प्रिय पत्नी धीरबाई भटियानी उनके प्रभाव में आकर इन्होंने उसके पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो देखो, उस समय मेवाड़ में क्या प्रथा चलती थी कि जो महाराणा उसका जब अंतिम संस्कार हो रहा होता था, तो शमशान में जो उत्तराधिकारी यानी अगला राजा बनेगा वो शमशान में नहीं जाता था। तो जगमाल भी शमशान में नहीं गया और उनका दाह संस्कार हो रहा था। महाराणा प्रताप वहीं उपस्थित थे दाह संस्कार में। तो इनका दूसरा भाई था सगर। तो प्रमुख सरदारों ने उस सगर से पूछा कि भाई तेरा भाई कहाँ है, जगमाल कहाँ है, वो दिख नहीं रहा। इस बात से सगर भाप गया और उसने कहा कि दिवंगत जो महाराणा थे उन्होंने जगमाल को अगला राजा नियुक्त किया है। ये बात सुनकर अखेराज सोनगरा ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी, यानी महाराणा प्रताप के कौन, नाना। तो इन्होंने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी कि ऐसे समय जब मुगल ऊपर से अटैक का एक मेवाड़ पर हमेशा एक संकट बना हुआ है और आप लोग देख रहे हैं। और तब उन्होंने रावत कृष्णदास चुंडावत जो सलूम्बर के वंशज थे चुंडा के, और रावत सांगा राठौड़ जो देवगढ़ देवसमन, ये राजसमंद देवगढ़ में जो कस्बा है, तो उन दोनों से संवाद किया। और क्या संवाद किया, वो ये किया कि भाई तुम दिवंगत चुंडा के वंशज हो और तुम्हारी सहमति से ही राजा चुना जाना चाहिए। और देखो, वे है ना जो मेवाड़ के ठाट के प्रमुख थे। ठाट यानी राज्य की व्यवस्था, यानी स्टेट मैनेजमेंट का काम इन्हीं के हाथ में था, चुंडावतों के। और इन्होंने प्रताप को पाट का हकदार माना। यानी इन दोनों ने भी, कृष्णदास ने और रावत सांगा ने भी ये माना कि प्रताप पाट यानी राज्य का हकदार प्रताप ही है। तो ये बात हो गई यहाँ पर क्लियर कि जगमाल को तो सामंत भी लायक नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक नोट देखो, आप नोट दिख रहा होगा आपको। तो नोट की बात करते हैं कि उधर जगमाल यानी राजमहल गोगुंदा में मृत्यु हुई थी, तो गोगुंदा में ही राज तिलक करवा रहा था। और इधर शमशान में प्रताप बुझे मन से मेवाड़ से पलायन की सोच रहा था, क्योंकि महाराणा प्रताप की कभी भी ये सोच नहीं थी कि केवल राज्य के लिए अपने सगे भाइयों का या अपने दूसरे भाइयों का खून बहाया जाए। तो ये प्रताप की कभी भी सोच नहीं थी। तो देखो, फ्यूनरल होता है, दाह संस्कार को बोलते हैं फ्यूनरल। तो फ्यूनरल के बाद सभी लोग गोगुंदा के महल में वापस चले जाते हैं, वापस लौट जाते हैं सभी। इनमें रावत कृष्णदास और राम शाह तंवर जो ग्वालियर से आए हुए थे और मेवाड़ में शरण पाए हुए थे उदय सिंह के कार्यकाल से ही। तो कृष्णदास ने और राम शाह ने हाथ पकड़ के जगमाल को, जो उस समय राजा के सिंहासन पर बैठा होता, उसको हाथ पकड़ के उठा दिया। और कृष्णदास ने प्रताप के तलवार बांध दी भाई। और वहां पर किसको बैठा दिया, प्रताप को बैठा दिया। ठीक है, महाराणा प्रताप को सिंहासन पर बैठा दिया। और
न केवल प्रताप को सिंहासन पर बैठाया, लेकिन उस समय की परंपरा थी ना, उस परंपरा के अनुसार जगमाल को सामने बैठाया, क्योंकि राजा के भाई होते थे ना, वो राजा के सामने बैठा करते थे, तो जगमाल को सामने बैठाया प्रताप के। और इस प्रकार से महाराणा प्रताप का सबसे पहले वही राज्याभिषेक हुआ, और महल के पास में ही महादेव बावड़ी है, वहां पर नहला धुला कर, गोगुंदा में ही है ये बावड़ी, तो वहां पर इनका राज्याभिषेक हुआ और शिकार खेलने की जो परंपरा होती है उस पर भेजा गया इनको। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गोगुंदा महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानी बन जाती है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। तो देखो, अब जगमाल तो क्या है, नाराज तो हो ही गया, उसको राजा तो बनाया ही नहीं। तो नाराज होकर जगमाल क्या करता है साहब, कि वही बात कि अपने गांवों में भी ये परंपरा है कि भाई क्या किससे मिल जाते हैं, अमूमन शत्रु से मिल जाते हैं। तो नाराज होकर जगमाल अकबर की शरण में चला जाता है। बताओ आप, पिता के मतलब जिसने चित्तौड़ पर इतना नरसंहार किया था उसके शरण में चला जाता है। और अकबर उसको पहले जाजपुर जो भीलवाड़ा की तहसील है, और बाद में आंधी जो सिरोही का आधा राज्य था, तो आंधी जो सिरोही में थी, तो उनकी जागीर दे देता है। बाद में सिरोही के सुल्तान राव सुल्तान से दत्तानी का युद्ध होता है इस जगमाल के खिलाफ 1583 ईस्वी में, और इसी युद्ध में ये जगमाल मारा जाता है। तो ये दत्तानी का युद्ध, ये आगे जब सिरोही पढ़ेंगे तब विस्तृत रूप से अपन बात करेंगे। तो साथियों, इस प्रकार से हमने देखा कि किन परिस्थितियों में महाराणा प्रताप को मेवाड़ की सीट मिलती है, यानी मेवाड़ के नरेश बनते हैं। लेकिन अब चूंकि इनको आज भी हम इंडियन अल्फा के रूप में जानते हैं, तो आने वाले भाग में हम देखेंगे इनका एक अल्फा वाला रोल। अगला भाग जो आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरे ये प्रयास पसंद में आ रहे होंगे। यदि साथियों आपको मेरे ये प्रयास वास्तव में पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।